गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं सीए ओजस मेहता। जैसे कि आपको मालूम है, वी हैड कंप्लीटेड चैप्टर नंबर 1 इंडेक्स नंबर इन स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2, अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड अ वेरी वेरी इजी टॉपिक फॉर स्टूडेंट्स लाइक यू। टॉपिक का नाम है, चैप्टर का नाम है लीनियर कोरिलेशन। बराबर है फ्रेंड्स। अब समझना, बेसिक्स समझना इसका, कहां से ये चैप्टर किस तरीके से वर्कआउट हो रहा है। हमने 11th स्टैंडर्ड के अंदर, अगर आपको मालूम हो तो, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ा था, जिसके अंदर हम मीन, मीडियन, मोड, क्वार्टाइल्स वो सब पढ़ते थे। बराबर है। फिर स्क्यूनेस पढ़ा था, फिर डिस्पर्सन पढ़ा था। बराबर है। अब ये सारे क्या थे सर फ्रेंड्स, कि यहां पे ये सारे चैप्टर्स के अंदर वी वर स्टडीइंग ओनली वन कैरेक्टरिस्टिक और वन वेरिएबल, एक वेरिएबल स्टडी करने में आता था। जैसे कि आप मीन ढूंढते थे कि मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स का मीन ढूंढो, तो मार्क्स एक ही वेरिएबल था। आप हाइट का मीडियन ढूंढते थे तो हाइट एक ही वेरिएबल था। बराबर है। आप प्रॉफिट ढूंढते थे, प्रॉफिट का मोड ढूंढते थे तो प्रॉफिट एक ही वेरिएबल था। अब ऐसे जो वेरिएबल्स थे जिसके अंदर आप डेटा कलेक्ट करने के वक्त केवल एक ही चीज का डेटा कलेक्ट करते हो, such type of distribution of the data collected is known as univariate distribution। क्या बोलते हैं उसको? यूनिवेरिएट। यूनि मतलब एक, वेरिएट मतलब वेरिएबल, और डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या है? द डेटा of that we had collected, it is organized in a proper manner, it becomes a distribution। ठीक है, तो यूनिवेरिएट डेटा का मतलब क्या है? डेटा ऑफ वन सिंगल वेरिएबल, जो हमने 11th स्टैंडर्ड में मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, स्क्यूनेस, डिस्पर्सन, ये सभी चैप्टर्स में पढ़ा था। बराबर है। अब 12th स्टैंडर्ड में जब हम आते हैं, तभी हम एक वेरिएबल का स्टडी नहीं, लेकिन दो वेरिएबल के डेटा का स्टडी करेंगे। और जब भी एक ही चीज के दो वेरिएबल का स्टडी होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? बाय वेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलेंगे उसको? बाय वेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन। बाय मतलब दो, यहां पे वेरिएट का मतलब होता है वेरिएबल, डिस्ट्रीब्यूशन का जैसे कि मैंने आपको बताया, समथिंग विच हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन अ प्रॉपर मैनर। ठीक है, तो यहां पे डेटा इज कलेक्टेड ऑन टू वेरिएबल ऑफ द यूनिट्स। एग्जांपल देखो, जैसे कि मैंने लिखा है सेल ऑफ अ प्रोडक्ट और उसका प्रॉफिट। एक बाजू सेल है, दूसरा प्रॉफिट है। प्रोडक्ट है लेकिन उसके वेरिएबल दो, रेनफॉल एंड यील्ड्स ऑफ क्रॉप, बारिश और उसके कारण जो भी यील्ड होता है, प्रोडक्शन होता है खेतों में। बराबर है। वो इनकम एंड एक्सपेंस, एक ही बंदे की इनकम और उसका एक्सपेंस। ठीक है, एज ऑफ हस्बैंड एंड एज ऑफ वाइफ। बराबर है। तो ये सारे एग्जांपल किसके हैं? इट इज ऑफ अ बाय वेरिएट डेटा। बराबर है। बाय वेरिएट डेटा मतलब दो वेरिएबल। अब समझना, ये हमने बहुत ऐसा देखा है कि व्हाट हैपेंस कि ड्यू टू सर्टेन रीजंस there are simultaneous changes in two variables। simultaneous changes मतलब एक में चेंज आता है, उसके कारण दूसरे में भी चेंज आता है, दोनों में साथ साथ चेंज आता है, उसको हम क्या बोलेंगे? simultaneous changes। ठीक है, अब simultaneous changes in two variables can be of two types। one is cause and effect relationship। cause मतलब रीजन, कारण, और इफेक्ट मतलब उसका असर। ठीक है, जैसे कि सिंपल सा एक एग्जांपल ले लो, सिंपल सा, अभी लॉकडाउन का पीरियड है, उसके कारण, ये लॉकडाउन एक रीजन है, उसके कारण बहुत सारी चीज के प्राइसेस में चेंजेस आ गया है और वो बढ़ गए हैं, वो उसका क्या है? इफेक्ट है। सो इट इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, मतलब एक रीजन है, दूसरा उसका क्या है? उसका असर है, इफेक्ट है, उसको हम क्या बोलेंगे? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अब उसके एग्जांपल में क्या आएगा? सेल और प्रॉफिट। समझना, कंपनी के जैसे जैसे सेल्स इंक्रीज होगा
उतना उसका प्रॉफिट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, बिकॉज सेल्स एंड प्रॉफिट ऑलवेज मूव इन अ सिमिलर डायरेक्शन। ठीक है, उस तरीके से रेनफॉल एंड प्रोडक्शन यील्ड, जितनी अच्छी बारिश होगी उतने फार्मर्स खुश होंगे और उसके कारण एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन अच्छा रहेगा। ठीक है, सो दिस इज व्हाट रेनफॉल इज द कॉज एंड गुड प्रोडक्शन यील्ड इज इट्स इफेक्ट। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है, ये समझ में आया। अब दूसरी चीज, चेंजेस ड्यू टू सम अदर फैक्टर्स, अदर फैक्टर्स के कारण कोई चेंज आता है। अब समझना फ्रेंड्स, से फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैंने बताया है जैसे सेल ऑफ अम्ब्रेला एंड सेल ऑफ रेनकोट्स। अब ये दोनों का सेल्स कब होगा सर, बारिश की सीजन में। ओके, मतलब ये चीज होने का कारण क्या है, बारिश, monsoon season, rainy season. So sales of both this thing is dependent on some other factor, which is what, rainy season or monsoon season. बराबर है, ठीक है। अब उसी तरीके से मैं दूसरा एक इसका एग्जांपल देता हूं फ्रेंड्स, समझना। यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट है, उसका 10th का रिजल्ट और 12th का रिजल्ट, अब ये दोनों के बीच में उसमें क्या, कौन से रीजन के कारण उसका रिजल्ट अच्छा आता है, तो उसका नॉलेज लेवल है, बराबर है, उसका नॉलेज लेवल, उसका ग्रास्पिंग लेवल, उसकी समझने की शक्ति, उसके हार्डवर्क करने की शक्ति, उसके कारण 10th और 12th का रिजल्ट में क्या होता है, कुछ ना कुछ रिलेशन दिखता है, बराबर है फ्रेंड्स। तो ये जो चीज होती है, when there is simultaneous changes in two variables, either due to cause and effect relationship or due to some other factors, then such two variables are said to be in correlation, and the two variables are said to be correlated to each other. Two variables are said to be correlated to each other. अब फ्रेंड्स यहां पे समझना, ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। एक और इसका सिंपल सा एग्जांपल आपको दे दूं, समझना फ्रेंड्स। अगर कॉमर्स के लिए स्टूडेंट एक अच्छी जगह पे एडमिशन लेता है, जैसे कि सार्थक ट्यूटोरियल्स, जो कि एक कॉमर्स का हब है, ठीक है, तो उसका रिजल्ट अच्छा ही आने वाला है कि नहीं। एक अच्छे इंस्टीट्यूट के पास जो एक अच्छे फैकल्टी टीम है, जो एक अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स को समझाती है, तो अगर आप वहां पे जाओगे, देन नेचुरली योर रिजल्ट विल बी व्हाट, good. Now taking the admission in Sarthak tutorials is cause, and getting good result, awesome result is what, its effect है कि नहीं, समझ में आ रहा है फ्रेंड्स, बराबर है। तो ये एक सिंपल सी बात मैंने आपको बता दी रिगार्डिंग लीनियर कोरिलेशन, मींस when there is simultaneous changes in two variables, either due to cause and effect relationship or due to any other factors, then two variables are said to be in correlation, and the two variables are correlated to each other, बराबर है फ्रेंड्स। तो ये समझ लेना, दिस इज द वेरी बेसिक पॉइंट ऑफ दिस थियरी। समझ में आया? ओके, यू कैन नोट डाउन दिस बिकॉज इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू इन 1 मार्क क्वेश्चंस एंड एमसीक्यूज एंड वेरियस अदर थिंग्स, बराबर है फ्रेंड्स, आप नोट कर लीजिए इसको। ओके फ्रेंड्स, तो अभी हमने कोरिलेशन का डेफिनेशन किया। इफ देयर इज साइमल्टेनियस चेंजेस इन टू वेरिएबल आइदर ड्यू टू कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप और ड्यू टू एनी अदर फैक्टर, देन द टू वेरिएबल्स आर सेड टू बी इन कोरिलेशन एंड द टू वेरिएबल्स आर सेड टू बी कोरिलेटेड
टाइप का हो सकता है, तो देयर कैन बी टू टाइप्स ऑफ कोरिलेशन. वन इज पॉजिटिव कोरिलेशन, सेकंड इज नेगेटिव कोरिलेशन. पॉजिटिव कोरिलेशन मतलब क्या है? When the changes in the two variables occur in a same direction, then it is called what? Positive correlation. जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है two variables move in same direction, तो उसको हम क्या बोलेंगे? Positive correlation. अब उसके एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिख ही रहे हैं. सेल ऑफ अ प्रोडक्ट एंड इट्स प्रॉफिट. जैसे जैसे सेल बढ़ेगा वैसे वैसे प्रॉफिट भी बढ़ेगा. फिर रेनफॉल और प्रोडक्शन यील्ड, बारिश अच्छी होगी, बढ़ जाएगी, प्रोडक्शन और यील्ड भी अच्छा हो जाएगा. बराबर है. फिर नंबर ऑफ व्हीकल्स एंड नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स ऑन अ रोड. अब कोई भी क्राउडेड रोड पे अगर व्हीकल्स ज्यादा है, बहुत सारे व्हीकल्स वो रोड से सवारी कर रहे हैं, तो एक्सीडेंट्स होने के भी चांस क्या है? ज्यादा है. बराबर है. तो ये क्या है? पॉजिटिव कोरिलेशन. अब इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट क्या होगा? पॉजिटिव का ऑपोजिट क्या होता है? नेगेटिव. अब यहाँ पे क्या था? सेम डायरेक्शन. यहाँ पे क्या होगा? ऑपोजिट डायरेक्शन. बराबर है. ठीक है. सो when the changes in two variables occur in an opposite direction, then the two variables are said to be in negative correlation. Means two variables move in a opposite direction. बराबर है. दो अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. ठीक है. अब एग्जाम्पल क्या है उसके? तो देखो, प्राइस एंड डिमांड. आपने लॉ ऑफ डिमांड तो न जाने कितनी बार पढ़ा है. बराबर है. आपको मालूम ही है, प्राइस अगर कम हो जाएगी डिमांड बढ़ जाएगी, प्राइस ज्यादा हो जाएगी डिमांड कम हो जाएगी. ऑपोजिट डायरेक्शन है फ्रेंड्स. ओके. एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स ऑफ ए पर्सन. अब देखो, अगर कोई भी बंदे की एक इनकम कांस्टेंट रहती है, ठीक है, इनकम क्या रहती है? कांस्टेंट. तो वो अगर ज्यादा खर्चा करेगा तो उसका सेविंग्स क्या होगा? कम. और अगर कम खर्चा करेगा तो सेविंग्स क्या होगा? ज्यादा. तो एक्सपेंडिचर और सेविंग्स जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. एक्सपेंस ज्यादा, सेविंग्स कम. एक्सपेंस कम, सेविंग्स ज्यादा. बराबर है. और फिर मिनिमम टेम्परेचर एंड सेल ऑफ वुलन क्लोथ्स. अब विंटर की सीजन में समझना है यहां में कि विंटर की सीजन में जब भी टेम्परेचर या ठंड बढ़ जाती है, मतलब टेम्परेचर कम होता जाता है और ठंड बढ़ जाती है, तब वुलन क्लोथ्स का सेल क्या हो जाता है? वो बढ़ जाता है. मतलब टेम्परेचर जैसे जैसे कम होगा, सेल ऑफ वुलन क्लोथ्स क्या हो जाएगा? ज्यादा होता जाएगा. उसको हम क्या बोलेंगे? नेगेटिव कोरिलेशन. बिकॉज द टू वेरिएबल्स आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन. बराबर है फ्रेंड्स. ओके. अब समझना यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और इस चैप्टर में हमको ये चीज का कैलकुलेशन करना है. वो क्या है? कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मतलब क्या है? सिंपल सी डेफिनेशन. अ न्यूमेरिकल वेरिएबल और अ न्यूमेरिकल फिगर which shows the strength of measure between two variables is called coefficient of correlation. The measure of strength between two variables is called coefficient of correlation and it is denoted by small r. यहां पे समझना, स्मॉल r इसलिए है क्योंकि आप जो कोरिलेशन के दो वेरिएबल्स ढूंढ रहे हो, दे आर सैंपल्स ऑफ द टोटल पॉपुलेशन एंड एनीथिंग ऑफ विच वी आर कैलकुलेटिंग. सैंपल्स का हम जो भी कैलकुलेशन करते हैं तो वो छोटे लेटर से डिनोट होता है, इसलिए ये स्मॉल r है. हम पॉपुलेशन का फाइंड नहीं कर रहे हैं, हम सैंपल का ढूंढ रहे हैं. बराबर है. इसलिए इट इज डिनोटेड बाय व्हाट? स्मॉल r. याद रखना, ये एक न्यूमेरिकल मेजर है. ये मेजर इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट है. जैसे आप इंडेक्स नंबर के पीछे कोई यूनिट नहीं लगाते थे, उसी तरीके से r का जो भी आंसर आएगा उसके पीछे आप यूनिट लगाएंगे नहीं, बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट. और ये कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन किसने फाउंड किया है? हु इज द फाउंडर? देन आई वुड से केपी. केपी मतलब यहां पे केविन पीटरसन नहीं होगा,
क्या होगा? आपने स्क्यूनेस में लास्ट ईयर में पढ़ा था, कार्ल पियर्सन, वही बंदे ने ये ढूंढा है कोरिलेशन कोफिशिएंट। बराबर है। हु इज द फाउंडर ऑफ दिस कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन? कार्ल पियर्सन। कार्ल पियर्सन हैज गिवन वेरियस formulas that how you can find the measure of strength between the two variables। बराबर है। बहुत सी ऐसी मेथड है जिससे आपको नेचर ऑफ कोरिलेशन मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव पता चल सकता है, लेकिन एग्जैक्टली कितना कोरिलेशन है वो पता नहीं चल सकता है। लेकिन वो किसके फॉर्मूला से पता चलेगा? इट विल बी नोन बाय कार्ल पियर्सन फॉर्मूलाज और कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। और समझना फ्रेंड्स, ये आर का आंसर, द आंसर ऑफ दिस आर विल लाई फ्रॉम -1 to +1, means the range of this r will be from -1 to +1 inclusive of -1 and +1। बराबर है। अगर माइनस में आंसर आएगा तो उसको हम नेगेटिव कोरिलेशन बोलेंगे, अगर प्लस में आंसर आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव कोरिलेशन। बराबर है फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है? तो ये एक अगेन कुछ थ्योरी है जो पूछी जाती है एग्जाम्स में, डेफिनेशंस हो या एग्जांपल्स हो या रेंज ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट हो या फाउंडर ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट हो, वो हमको इससे पता चलेगा। ये सारी चीज आप नोट डाउन कर लीजिएगा, बिकॉज इट विल बी हेल्पफुल टू यू एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ योर बोर्ड एग्जामिनेशन। बराबर है फ्रेंड्स, प्लीज नोट इट डाउन। ओके फ्रेंड्स, तो अभी हमने टाइप्स ऑफ कोरिलेशन और कोरिलेशन कोफिशिएंट के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब हम जाते हैं स्कैटर, यहाँ पे वेरियस मेथड्स ऑफ स्टडीइंग कोरिलेशन, और उसके अंदर एक फ्रेंड्स एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। ये चैप्टर के अंदर आपको टोटल 12 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। The weightage of this chapter is of 12 marks, in which section A consists of 1 MCQ, section B consists of 1 mark, 1 line question, section C consists of 2 mark question, practical or theory, B again a 3 mark question, and F contains 5 mark question, a one single sum of 5 marks. So this makes total how much? 12 marks weightage of this chapter. So a very important chapter, a very easy chapter, but you have to apply it properly। बराबर है। ये इस तरीके से इस चैप्टर का वेट है। एक सेक्शन ए में 1 मार्क, बी में 1 मार्क, ये एमसीक्यू रहेगा, ये 1 लाइन रहेगा, ये 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी हो सकते हैं, यहाँ कोई थ्योरी भी हो सकती है, और यहाँ पे तो एक प्रैक्टिकल सम ही रहेगा। ये 5 मार्क का सेक्शन एफ में। बराबर है फ्रेंड्स? ओके, तो अब हम बात कर रहे थे मेथड्स ऑफ स्टडीइंग कोरिलेशन। अब उसके अंदर सबसे पहली मेथड आती है स्कैटर डायग्राम मेथड। अब ये स्कैटर डायग्राम मेथड जो है फ्रेंड्स, इट इज अ वेरी सिंपल मेथड टू अंडरस्टैंड। यहां पे आपको क्या करना है कि जो भी पेयर्स होती है एक्स और वाई की जितनी भी पेयर्स होगी ना, जैसे ये x1 है, ये y1 है, x2 है, y2 है, x3 y3, x4 y4, इस तरीके से जितने भी पेयर्स आपको दिए हैं उतने पेयर्स आपको क्या करना है, इस पेयर का प्लॉटिंग आपको एक ग्राफ पे करना है। बराबर है फ्रेंड्स? जो ग्राफ में आपने 8, 9, 10 स्टैंडर्ड में ग्राफ किस तरीके से बनाते हैं हमको मालूम ही है, लेकिन यहाँ पे मैंने ग्राफ का केवल यहाँ पे वो क्वाड्रेंट किया है जिसमें एक्स भी क्या रहता है, पॉजिटिव, और वाई भी क्या रहता है, पॉजिटिव। बराबर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ठीक है, अब क्या होता है समझ लो फ्रेंड्स कि मैंने ये सारे
पॉइंट्स प्लॉट किए। अब सपोज वो पॉइंट्स का प्लॉटिंग कुछ इस तरीके से था, जैसे मैंने ये 5 पॉइंट प्लॉट किए, बराबर है। अब क्या होता है, मुझे एक लाइन ड्रॉ करना है जिसके कारण ये सारे पॉइंट्स या मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स कवर हो जाए, बराबर है। तो यहां पे मैं एक लाइन करता हूं इस तरीके से, इस तरीके से एक लाइन बना, बराबर है। अब देखो फ्रेंड्स, यहां पे क्या हो रहा है, ये x का राइट साइड है, मतलब जैसे जैसे x बढ़ेगा मतलब पॉइंट्स यहां पे जाते जाएंगे, और ये y जैसे जैसे ऊपर जाएगा वो बढ़ता जाएगा। सो द मूवमेंट ऑफ द लाइन और द प्लॉटिंग ऑफ इज सच दैट पॉइंट्स मूव फ्रॉम लोअर लेफ्ट टू अपर राइट, वो इस तरीके से इंक्रीजिंग ट्रेंड में जा रहा है, बराबर है। तो फ्रेंड्स यहां पे x भी बढ़ रहा है, y भी बढ़ रहा है, बराबर है। तो जब भी दो वेरिएबल होते हैं उसमें उस दोनों वेरिएबल में सेम डायरेक्शन में चेंज आएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इट इज नोन एज पॉजिटिव कोरिलेशन। इसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव कोरिलेशन, बिकॉज द मूवमेंट ऑफ x एंड y इज इन सेम डायरेक्शन, उसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव कोरिलेशन। अब देखो स्कैटर डायग्राम मेथड से है ना, एक सबसे बड़ा लिमिटेशन क्या है, स्कैटर डायग्राम मेथड से आपको नेचर ऑफ कोरिलेशन पता चलेगा, मतलब पॉजिटिव है या नेगेटिव, बट स्कैटर डायग्राम मेथड से आपको स्ट्रेंथ ऑफ कोरिलेशन मतलब R का वैल्यू मिल पाएगा नहीं, R का वैल्यू क्या नहीं होगा, नहीं मिल पाएगा। यू कैन ओनली नो द नेचर ऑफ कोरिलेशन बाय स्कैटर डायग्राम मेथड, बट यू कैन नॉट गेट द आइडिया अबाउट व्हाट द स्ट्रेंथ ऑफ कोरिलेशन। अब यही समझ लो, अगर नेगेटिव कोरिलेशन होता तो क्या होता, तो यहां पे x समझ लो, यहां पे जो दो वेरिएबल होते हैं ना, उसमें x वेरिएबल को हम इंडिपेंडेंट बोलेंगे और y को डिपेंडेंट बोलेंगे, विच इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट, x, मतलब x रीजन है, y उसका इफेक्ट है, x कॉज है, y उसका क्या है, इफेक्ट है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉज and the second variable y, that is dependent variable, is the effect. x के कारण y पे जो असर आता है उसमें x को हम इंडिपेंडेंट बोलेंगे और y को क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट। ठीक है, अब समझ लो ऐसा प्लॉटिंग आया, x का जो यहाँ पे है तो y यहाँ पे है, फिर x का ये जो पॉइंट है तो यहाँ पे ग्राफ पे प्लॉट ऐसे हुआ, फिर इस तरीके से, मतलब रिवर्स लाइन जा रहा है फ्रेंड्स। रिवर्स लाइन मतलब x जैसे जैसे बढ़ रहा है y वैसे वैसे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो यहाँ पे x और y कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, एग्जैक्टली करेक्ट, ऑपोजिट डायरेक्शन में, और ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, इट इज विच टाइप ऑफ कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन, उसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव कोरिलेशन। लेकिन याद रखना फ्रेंड्स, दिस मेथड हैज नो प्रैक्टिकल implications because it is unable to find out the strength of correlation. वो कोरिलेशन कितना है वो फिगर फाइंड आउट नहीं कर सकता है, लेकिन नेचर पता चल सकता है। और यही लिमिटेशंस के कारण कार्ल पियर्सन ने प्रोडक्ट मोमेंट मेथड फाइंड आउट किया है, इन्वेंट किया है, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द स्ट्रेंथ ऑफ कोरिलेशन। और अब हम उसके कार्ल पियर्सन के प्रोडक्ट मोमेंट मेथड के फॉर्मूलाज समझेंगे, बराबर है फ्रेंड्स, ओके। अब समझना फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे उसमें आपको ये फॉर्मूलाज अप्लाई करने होंगे, बराबर है। द वेरी बेसिक फॉर्मूला ऑफ कोरिलेशन इज कोवेरिएंस xy डिवाइडेड बाय sx into sy। कोवेरिएंस
xy डिवाइडेड बाय sx इंटू sy। ज्यादातर ये फॉर्मूला आपको छोटे सम्स के लिए काम आएगा, लेकिन ये फॉर्मूला पर से आपको दूसरे फॉर्मूला पता चलेंगे कि क्या होंगे। अब कोवेरियंस xy का मतलब क्या है? कोवेरियंस xy इज इक्वल टू सिग्मा x माइनस x बार y माइनस y बार डिवाइडेड बाय n। ठीक है, और Sx का मतलब क्या है? ये स्टैंडर्ड डिविएशन आपने मेजर ऑफ डिस्पर्सन में 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, तो उसका फॉर्मूला होगा सिग्मा x माइनस x बार द होल स्क्वायर अपॉन n होल अंडर रूट। और उसी तरीके से sy का फॉर्मूला मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y क्या होगा? यहाँ पे x की जगह y लिख दो, मतलब सिग्मा y माइनस y बार स्क्वायर अपॉन n होल अंडर रूट। होल अंडर रूट बराबर है फ्रेंड्स। तो ये कोवेरियंस xy का मतलब है, ये sx का मतलब है, ये sy का मतलब। अब x बार और y बार तो जो है वो आपको मालूम ही है कि x बार का मतलब क्या है? सिग्मा x अपॉन n। y बार का मतलब क्या है? सिग्मा y अपॉन n। अ वेरी सिंपल फॉर्मूला दैट यू आर लर्निंग सिंस 8th स्टैंडर्ड आई वुड से। बराबर है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। ये फॉर्मूला से नेक्स्ट फॉर्मूला आता है r इज इक्वल टू सिग्मा x माइनस x बार y माइनस y बार होल डिवाइडेड बाय सिग्मा x माइनस x बार स्क्वायर होल अंडर रूट इनटू सिग्मा y माइनस y बार स्क्वायर होल अंडर रूट। ठीक है, और ये फॉर्मूला आपको तभी यूज करना है जब भी x बार एंड y बार आर इंटीजर्स। इंटीजर्स मतलब उसमें आंसर में डेसिमल होना चाहिए नहीं, मतलब समझ लो x बार का आंसर आया 45 और y बार का आंसर आया 55, देन 45 एंड 55 दोनों इंटीजर्स हैं, तो आप ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो। बराबर है, लेकिन x बार और y बार जब भी पॉइंट में आएंगे तभी भी आप ये कर सकते हो, लेकिन उसमें आपका कैलकुलेशन बहुत ही कम कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और उसके लिए फिर हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे नहीं। बराबर है, अब समझ लो व्हेन x bar and y bar are not integers, then which formula will you use? समझना फ्रेंड्स, ये जो फॉर्मूला मैं अभी लिखने जा रहा हूं, दिस फॉर्मूला has a very good practical implication because it can be applied to any big sum, say of 5 marks where the data of x and y is given. कोई भी क्वेश्चन कर लो, ये ऐसा एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जिसमें आप हर एक क्वेश्चन में उसको अप्लाई कर सकते हो, चाहे x बार और y बार इंटीजर्स हो या ना हो, उसमें कैलकुलेशन क्या रहेगा? सिंपल ही रहेगा। क्या है वो फॉर्मूला? देन r इज इक्वल टू n सिग्मा xy माइनस सिग्मा x इंटू सिग्मा y डिवाइडेड बाय n सिग्मा x स्क्वायर माइनस सिग्मा x द होल स्क्वायर होल अंडर रूट इंटू n सिग्मा y स्क्वायर माइनस सिग्मा y द होल स्क्वायर। बराबर है, सिंपल सा फॉर्मूला है। अभी आपको देखने में बहुत बड़ा लगता होगा, लेकिन इसमें कैलकुलेशन भी बहुत कम है और आपका आंसर भी बहुत जल्दी से आ सकता है इसके अंदर। बराबर है, आई वुड सजेस्ट ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स, मैं सभी जनों को ये कहूंगा कि बड़े क्वेश्चन में इफ पॉसिबल ऑलवेज डू ईच एंड एवरी क्वेश्चन बाय दिस, वेदर x बार एंड y बार आर इंटीजर्स और नॉट। बराबर है, ओके फ्रेंड्स। एक और फॉर्मूला ऐसा है जो यहाँ पे आपको यूज हो सकता है, लेकिन वो छोटे सम्स के अंदर काम आएगा आपको, और वो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है, r इज इक्वल टू n सिग्मा xy सिग्मा xy माइनस n x बार y बार
डिवाइडेड बाय n sx sy बराबर है फ्रेंड्स. सो दिस फॉर्मूला इज रिक्वायर्ड टू बी अप्लाइड व्हेन देयर विल बी व्हाट स्मॉल सम्स के लिए ये आपको क्या होगा काम आ जाएगा. r is equal to sigma xy minus n x bar y bar divided by n sx sy बराबर है. बड़े सम्स के लिए ज्यादातर यही फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है और अगर x बार और y बार इंटीजर है तो अब आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो. दिस विल बी अप्लाइड इन स्मॉल सम्स स्पेसिफिकली and this will also be applied in small sums of 2 marks and 3 marks बराबर है फ्रेंड्स. तो ये फॉर्मूला नोट्स कर दीजिए आप बराबर है. तो आज के लेक्चर में हमने पूरे लेक्चर में क्या लर्न किया, तो सबसे पहले तो हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है बराबर मतलब लीनियर कोरिलेशन का मतलब क्या है वो हमने सुना समझा बराबर है. वो बाइवेरिएट डेटा, यूनिवेरिएट डेटा, फिर उसके अंदर हमने देखा कि हाउ टू वेरिएबल्स आर कोरिलेटेड टू ईच अदर, टाइप्स ऑफ कोरिलेशन जो पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है, और फिर हमने मेथड्स ऑफ कोरिलेशन किए जिसमें हमने स्कैटर डायग्राम मेथड अच्छे से पढ़ा जो हमको थियरी के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वो ज्यादातर पूछे जाते हैं थियरी के क्वेश्चन में. फिर प्रोडक्ट मोमेंट मेथड ऑफ कार्ल पियर्सन वो हमने पढ़ा और उसके हमने वेरियस फॉर्मूलाज लर्न किए बराबर है फ्रेंड्स. तो ये बेसिक्स मैंने आपको ये चैप्टर का करवाया है बराबर है. ठीक है फ्रेंड्स, ये चैप्टर जो लीनियर कोरिलेशन है बराबर है फ्रेंड्स. लीनियर का मतलब होता है समथिंग विच इज मूविंग इन अ लाइन, इन अ स्ट्रेट लाइन बराबर है. और स्ट्रेट लाइन में जो भी चीज मूव होती है आइदर इन द सेम डायरेक्शन और इन द अपोजिट डायरेक्शन, देन टू वेरिएबल्स आर सेड टू बी व्हाट कोरिलेटेड टू ईच अदर. और यहाँ पे हमने दो चीज देखा था, देयर शुड बी आइदर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप और रिलेशनशिप ड्यू टू सम अदर फैक्टर बराबर है. ठीक है, समझ में आ रहा है. तो ये चीज आप सब कुछ नोट डाउन कर लीजिएगा. कोई डाउट हो, कुछ ना पता चला हो तो जरूर से मेरा कांटेक्ट करिएगा बराबर है फ्रेंड्स. हम बहुत जल्दी आगे बढ़ रहे हैं कि और बराबर है एक के बाद एक टॉपिक्स हम कवर कर रहे हैं. इंडेक्स नंबर जो हमने कंप्लीट कर लिया है उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपने वर्कआउट कर लिए होंगे और अगर ना किए हो तो जल्दी से कर लेना ताकि जो भी चीज अभी फ्रेश है तो वो खत्म आप कर लोगे सारे क्वेश्चंस. देन यू विल आल्सो गेन कॉन्फिडेंस इन योर ओन सेल्फ कि नहीं ये मुझे वीडियो लेक्चर्स में से भी पता चल गया और मैं अपने तरीके से सम्स कर सकता हूं बराबर है फ्रेंड्स. तो अगले लेक्चर में हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे जिसमें हम ये फॉर्मूलाज के यूज करेंगे बराबर है. तब तक अ वेरी हैप्पी लॉकडाउन टू ऑल ऑफ यू बराबर है. एंजॉय करिएगा, घर पे रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, मास्क पहनिएगा, सैनिटाइजर का यूज करिएगा और गवर्नमेंट के सारे रूल्स को फॉलो करिएगा. गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो कर तोड़ने की बात कभी मत सोचना बिकॉज वी आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन आवर गवर्नमेंट एंड दे आर थिंकिंग वेरी मच पॉजिटिव एंड गुड फॉर अस